जय हिंद बच्चों, मैं प्रियांश गौरव ट्यूटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य कैसे अपने नए राजा बनने के लिए उसके चारों बेटे शाहजहां के खूनी संघर्ष में जुट गए थे और 4-5 युद्ध लड़ने के बाद औरंगजेब कैसे राजा बना, इसकी हम बात करने वाले हैं। और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया, इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं। उत्तर मुगल काल के पहले का टाइम, इस वीडियो में इसके पहले की वीडियो में मैं हुमायूं, उसके बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर का कंप्लीट, उसके बाद शाहजहां पूरा ख़त्म कर चुका हूँ इन वीडियोस में। आपको इनके अलावा कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूपीएससी और पीएससी के लिए। इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य में औरंगजेब देखेंगे और औरंगजेब शाहजहां के बाद राजा एक्चुअल में बना कैसे। वो केवल ऐसा नहीं कि हाँ अब से तुम राजा, उसने बहुत संघर्ष करे, कई युद्ध लड़े, कई रणनीतिक युद्ध लड़े, तब जाके वो राजा बना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शाहजहां का क्या था कि वो ना बीमार रहने लग गया था, लास्ट में अपने लास्ट के कुछ समय बीमार होने लग गया था। तो उसके जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे, उनको ये पता लग गया था कि ये अब इनके बाद हम में से ही किसी को राजा बनना। एक्चुअल में ना मुगल बादशाहों में ये परंपरा नहीं थी कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, जैसे हिंदू राजाओं में होता है कि बड़ा बेटा राजा बनेगा। अगर वो अयोग्य है बहुत ही शारीरिक मानसिक से, तो फिर कोई और बनेगा। इनमें कोई भी राजा बन सकता था। तो सब में हुड़ बची थी कि मुझे बनना है, मुझे बनना है। तो जैसे ही क्या कहते हैं, शाहजहां बीमार पड़ा, सब अपनी अपनी होड़ में आंतरिक संघर्ष में उधेड़ बुन में लग गए और आखिर में ये एक कई युद्धों में तब्दील हो गया। उसके 4 बेटे थे और चारों भारत के, उसके साम्राज्य के, मुगल के 4 कोनों में सामंत के रूप में कार्यरत थे। सामंत मतलब उनके राज्यों में एक सामंत के रूप में कार्यरत थे, राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराधिकारियों का संघर्ष, जिसमें शाहजहां के 4 पुत्र थे और चारों सूबे यानी प्रांत के सामंत, यानी जैसे भारत में हर राज्य का एक गवर्नर होता है ना, वैसे ही 4 प्रांतों के, 4 सूबों के, सूबे उस समय कहते थे प्रांतों को, ये 4 सामंत थे। उसमें देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा बेटा था दारा सिको। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा था ये, शाहजहां का सबसे करीबी बेटा था और सबसे क्या कहते हैं फेवरेट बेटा जिसको कहते हैं वो था। और इस ये कहाँ का सामंत था, ये दिल्ली और अजमेर क्षेत्र का, मतलब अपने जहाँ केंद्र है वहीं ये सामंत था। दिल्ली, आगरा से दिल्ली शाहजहां अपनी राजधानी तब्दील कर दी। जो पुरानी दिल्ली है वही शाहजहां की राजधानी थी। जहाँ पर लाल किला है वही वाला है क्षेत्र, लाल किला, चांदनी चौक वाला। तो लाल के दिल्ली क्षेत्र और अजमेर क्षेत्र का दारा सिक्को सामंत था और सबसे बड़ा बेटा भी था और कायदे से पहला उम्मीदवार यही था। शाहजहां भी चाहता था कि यही बने, पर होता क्या है देखते हैं अपन। दूसरा बेटा था शाह शुजा, ये बंगाल का गवर्नर था, मीन्स बंगाल का सामंत था। उसके बाद तीसरा बेटा था औरंगजेब, जो कि आगे राजा बनता है और ये कहाँ का, दक्कन का सामंत था और दक्कन तक ही मुगल साम्राज्य विस्तारित था। तो इसको अपन कह सकते हैं कि दक्षिण का सामंत था। दक्षिण मतलब साउथ इंडिया नहीं, दक्षिण मतलब दक्कन वाला हिस्सा, क्योंकि मुगल साम्राज्य वहीं तक था। तो दक्कन में मुगल औरंगजेब सामंत था और गुजरात में, मतलब वेस्ट में कौन सामंत था, मुराद। देखो दक्कन और गुजरात आजू बाजू है ना, तो इन दोनों के अच्छे संबंध भी थे एक दूसरे से, औरंगजेब के और मुराद के। पर औरंगजेब के बाकी के दोनों भाइयों से अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि ये थे भी दूर और बड़े भी थे, तो उसको वो कंपटीशन वाली भावना हमेशा रहती थी। एक तो बंगाल का शाह शुजा और दूसरा अपनी सेंट्रल कमांड देखने वाला दारा सिक्को, और शाहजहां का फेवरेट भी, तो बाकी के तीनों को चिड़ भी मचती थी। तो हुआ ये कि 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने पर सिंहासन को लेकर संघर्ष शुरू हो गए थे। पहले तो आंतरिक संघर्ष होते रहते थे, एक मनमुटाव जैसे, बातों जैसे, जब पर शाहजहां जैसे बीमार पड़ा तो फिर वो संघर्ष थोड़े उभर के बाहर आने लगे। तो हुआ ये कि सबसे पहले बात करें बहादुरपुर, एक युद्ध है बहादुरपुर का युद्ध, जो 1658 में, देखो 57 में शाहजहां बीमार पड़े और 58 में युद्ध शुरू हो गया। प्रॉपर एक फिजिकल युद्ध आ गया जिसका नाम है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध क्या था, इसमें दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान, इसका बेटा, मतलब जिसको राजा बनना है उसका बेटा सुलेमान, और शाह शुजा का युद्ध हुआ था। मतलब दारा सिकोह बड़े बेटा है जो है शाहजहां का, उसका बेटा सुलेमान, और शाह शुजा, मतलब ये चाचा भतीजे का युद्ध हो गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दारा सिकोह ने युद्ध में भाग लिया दारा सिकोह के बेटे ने, जिसका नाम था सुलेमान, और अपने शाहजहां के दूसरे बेटे से इन्होंने युद्ध किया। इसमें क्या हुआ, शाह शुजा की हार हो गई। शाह शुजा जो बंगाल का सामंत था उसकी हार हो गई, पराजय हो गई, तो ये तो गेम से बाहर हो गया। उसके बाद बात करें दूसरे युद्ध की, जिसमें सामूगढ़
सॉरी सामूगढ़ नहीं, सामूगढ़ नहीं है ये, सामूगढ़, सामूगढ़, समूहगढ़ नहीं, सामूगढ़। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1 साल बाद 1658 में, जिसमें औरंगजेब और मुराद, मतलब ये तीसरे नंबर का बेटा शाहजहां का और चौथे नंबर का बेटा, ये दोनों एक हो गए थे। सामूगढ़ के युद्ध में 1658 में औरंगजेब और मुराद एक होकर दारा सिकोह को इन्होंने पराजित कर दिया था, हरा दिया था, और दारा सिकोह भाग गया था, दिल्ली अजमेर वाला क्षेत्र छोड़ के भाग गया था, पराजित हो गया था। तो और हुआ ये था कि जब जैसे ये जब उसको लगा ना कि हम पराजित होने वाले हैं, तो ये अपने हाथी से लड़ रहा था, हाथी पर बैठ के, तो अपने हाथी से कूद गया भागने के लिए, घोड़े पर बैठ के फिर भागने लगा। तो इसकी प्रजा में भी हड़कंप मच गया कि हमारा तो राजा खुद भाग रहा है। तो फिर उनकी जो प्रजा लड़ रही थी, मतलब जो सेना लड़ रही थी, वो भी उसमें भी थोड़ा सा बिखराव आ गया था। तो फिर औरंगजेब और मुराद जीत गए। ठीक है, अब कैंडिडेट कौन कौन बचे हैं? औरंगजेब और मुराद ही बचे। शाह शुजा को दारा शिकोह ने मार दिया और औरंगजेब और मुराद ने मिलकर दारा शिकोह को भगा दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, औरंगजेब ने इसी समय, जैसे औरंगजेब जीतता है इस युद्ध में अपने बड़े भाई को हराकर, ये पहुंचता है आगरा। आगरा में ये जो शाहजहां बीमार पड़ा था, आगरा में जाके कब्जा कर लेता है, और कब्जा करके अपने पापा शाहजहां को बंदी बना लेता है, और एक जगह है वहां पर उसको बंदी बना के रख लेता है। वो फिर उसके बाद वो अगले 7 साल वहीं रहता है। तो ये सारी घटनाएं सामूगढ़ के युद्ध के बाद हुई थी। क्या? औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया और शाहजहां को बंदी बना लिया, क्योंकि शाहजहां नहीं चाहता था कि औरंगजेब बने राजा। उसके बाद अगला युद्ध होता है खाजवा का युद्ध। याद रखिएगा, खाजवा का युद्ध ये 1659 में होता है, मतलब अगले 1 साल बाद, जिसमें शाह शुजा की मृत्यु हो जाती है औरंगजेब द्वारा। ये जो शाह शुजा है, सॉरी मैं कुछ गलत पढ़ गया हूँ, हाँ शाह शुजा है, इसको तो अभी पिछले युद्ध में सिर्फ परास्त किया था। कहाँ गए? ये बहादुरपुर में दारा सिकोह के पुत्र और शाह शुजा में युद्ध हुआ था। इसको तो सिर्फ हारा था, ये पराजित हुआ था। पर इस युद्ध में दारा सिकोह, सॉरी औरंगजेब शाह शुजा को मार ही डालता है। ठीक है, उसकी मृत्यु कर देता है। उसके बाद चौथा युद्ध आता है देवराय का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इसमें फाइनल डिसीजन सामने आ जाते हैं। देवराय के युद्ध में दारा सिकोह को पकड़ा जाता है। दारा सिकोह क्या हुआ था, सामूगढ़ के इस युद्ध में ये पराजित होकर भाग गया था। औरंगजेब और मुराद ने मिलकर दारा सिकोह को पराजित कर दिया था और दारा सिकोह भाग गया था, बड़ा बेटा। इस युद्ध में उनको पकड़ में आ जाता है, वो दारा सिकोह पकड़ में आ जाता है 59 में। जैसे ही पकड़ में आता है, वो उसको दिल्ली लाकर उसको भी मृत्यु दंड दे देता है। तो बड़ा भाई भी चला गया, शाह शुजा भी चला गया। उसके बाद बचे औरंगजेब और मुराद। औरंगजेब और मुराद बचते हैं, तो औरंगजेब क्या करता है, मुराद को धोखे से मरवा देता है अंत। मतलब औरंगजेब ने दोनों को, पहले औरंगजेब और मुराद ने मिलकर बाकी दोनों को मारा, पहले दूसरे को, फिर औरंगजेब ने अपने जिसने साथ दिया था मुराद भाई को, उसको भी मारा, और इन दी एंड लास्ट में औरंगजेब अकेला राजकुमार राजा बन के उभर के निकलता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले दारा सिकोह का बेटा सुलेमान शाह शुजा को पराजित करता है बहादुरपुर के युद्ध में 1658 में। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब और मुराद मिलके क्या कहते हैं, इसको पराजित कर देते दारा सिकोह को, और दारा सिकोह भाग जाता है दिल्ली से। उसके बाद 58 में, और जब ये दोनों दारा सिकोह आक्रमण करते हैं, ये भाग जाता है, तो वो औरंगजेब आगरा पर कब्जा करके शाहजहां को बंदी बना लेता है। उसके बाद आता है खालसा का युद्ध। खालसा के युद्ध में औरंगजेब शाह शुजा को मार देता है। उसके बाद आता है देवराय का युद्ध। देवराय के युद्ध में औरंगजेब दारा सिकोह को दिल्ली में पकड़ता है और वहीं पर उसको मृत्युदंड दे देता है। उसके बाद आते हैं मुराद की बारी। औरंगजेब और मुराद बचते हैं, तो औरंगजेब मुराद को धोखे से बंदी बनाकर उसकी भी हत्या करवा दी। ये कोई युद्ध नहीं था, पर धोखे से बंदी बनाकर हत्या करवा देता है। और मुराद को ये उम्मीद थी कि औरंगजेब राजा बनेगा और औरंगजेब मुझे वो किसी बहुत ही ऊंचे बड़े पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, जिसको वजीर कहते थे, उसके पद पर रखेगा, पर उसको वो मार देता है, कुछ पद नहीं देता। तो इन दी एंड फिर लास्ट में औरंगजेब राजा बन जाता है। अब औरंगजेब भले ही आपको इन नजरों में विलन लगे, पर असल में तो यही हुआ है कि उसने चालाकी से कह लो, रणनीति से कह लो, कूटनीति से कह लो, इन दी एंड राजा वही बन के उभरता है। तो यूपीएससी में कई बार पूछा जाता है, हालांकि ये उत्तराधिकारियों का संघर्ष है ना, ये यूपीएससी में
पूछा जाता है कई बार, छोटे रूप में ये युद्ध में क्या हुआ, और ये संघर्ष ओवरऑल भी पूछ लिया जाता है। युद्धों के बारे में पूछा जाता है स्टेट पीएससीज में, यूपीपीएससी बिहार, एमपीपीएससी राजस्थान में, झारखंड में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है यूपीएससी में कि औरंगजेब की संघर्षों के मध्य सफलता के क्या कारण थे, किन कारणों से औरंगजेब सफल हो पाया था। क्योंकि दारा सिकोह भाई 4 राजकुमार थे, 4 राजकुमारों के पास अगर सेना भी बराबर बटी होगी तो इनमें ऐसी क्या क्वालिटीज थी कि इनमें से केवल औरंगजेब ही जीत पाया, क्योंकि चारों बेटे, चारों के पास रिसोर्सेस पर्याप्त तो होता। और जबकि ये तो औरंगजेब तो अपने पापा का फेवरेट था भी नहीं, और शाहजहां तो चाहता भी नहीं था कि राजा बने, पर कैसी क्या परिस्थिति थी वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो औरंगजेब सैनिक एक बहुत कुशल सैनिक था। ये लड़ा था दक्षिण में, दक्षिण का सामंत था और बहुत बेहतर सेनापति था उस समय। वो दक्षिण में बहुत ही क्या कहते हैं युद्ध चल रहे थे, तो उन युद्ध में लगे लगे अपने आप को बहुत स्किल्ड हो गया था ये। तो एक बहुत सेनापति था, दक्षिण के कठिन युद्धों का अनुभव था इसके पास। जबकि दारा सिकोह क्या था, दारा सिकोह मात्र एक दरबारी राजकुमार था। अब दारा सिकोह के बाद अपन वापस चलते हैं। दारा सिकोह कहाँ का सामंत था, दिल्ली और अजमेर क्षेत्र का, मतलब राजधानी वाला क्षेत्र एरिया दिखता था। वहां तो जाकर कोई विद्रोह वगैरह वैसा होता नहीं था युद्ध में, तो बहुत ही इज मोर इंक्लाइंड विथ कि प्रशासन कैसे चलाना है। उसके बाद रॉयल वाला आइटम वो ज्यादा रखता था, एक राजकुमार जैसे बन के रहता था, एक सेनापति बन के जैसे नहीं रहता था। तो युद्ध में ऑब्वियस सी बात है दारा सिकोह तो जीत पाएगा नहीं। और एक चीज और, दारा सिकोह युद्ध वाला व्यक्ति था भी नहीं, ये थोड़ा वैसा वाला व्यक्ति था, ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन था, उदारवादी व्यक्ति भी था, उदारवादी व्यक्ति था ये। और जबकि औरंगजेब कट्टरवादी व्यक्ति था। तो दारा सिकोह ने क्या किया था, 52 उपनिषद, हिंदू धर्म के 52 उपनिषदों को फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था इसने खुद ने, और उसका नाम दिया था कोई सा अकबरी करके नाम दिया था। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, रुतबे अकबरी ऐसा करके नाम दिया। 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। सिर ए अकबरी करके 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी था, सैनिक, सेनापति, रणनीति बनाना उन सब में माहिर नहीं था। तो सबसे पहले तो सैनिक कुशलता चारों में सबसे बेहतर थी औरंगजेब के पास, जो कि युद्ध में वही काम आती है। दूसरी बात, तोप खाना केवल एक ही के पास में था, क्योंकि दक्षिण में युद्ध ज्यादा होते थे तो तोप की ज्यादा समझ किसको थी, औरंगजेब को। तो और वो युद्ध की रणनीतियां बनाने में ज्यादा माहिर था औरंगजेब। तो ये दोनों ही कौशल किसके पास थे, और औरंगजेब के पास। तोप खाना एज अ रिसोर्स औरंगजेब के पास था, और रणनीति बनाना एज अ स्किल औरंगजेब के पास थी। इसके बाद देखें तो वो था एक धार्मिक कट्टर आदमी। कौन? औरंगजेब। इसने क्या किया, इसने सारे मुसलमान, चूंकि धार्मिक कट्टर था तो सारे मुसलमानों का इसको समर्थन मिल गया उस समय। इससे पहले शाहजहां, जहांगीर और उसके पहले अकबर सारे उदारवादी व्यक्ति थे। दारा सिकोह भी उदारवादी व्यक्ति था, पर इसके कट्टर होने से मुस्लिमों का इसको समर्थन मिल गया, और इसने दारा सिकोह को, जो कि उदारवादी व्यक्ति था, इसको काफिर बोल दिया था। काफिर मतलब जो मुस्लिम रिचुअल्स को उनका सम्मान नहीं करता, मुस्लिम संस्कृति का बहुत ज्यादा सम्मान नहीं करता, उनको काफिर कहते हैं इस्लामी शब्द में। जबकि दारा सिकोह ऐसा नहीं था, दारा सिकोह ऐसा था सब धर्म को सम्मत लेके चलना, अकबर जैसा वैसा। तो ये बात हो गई। तो और औरंगजेब ने इसको काफिर कह दिया ताकि मुस्लिमों का समर्थन भी मिल जाए। और उसके बाद बात करें रणनीतिक समझ। रणनीतिक समझ कैसी थी, अभी मैंने आपको बताया। पहले इसने मुराद अपने चौथे नंबर के भाई को 7 में लिया और सबको हराया, सबको एक एक करके हराया, शाहसुजा को, दारा सिकोह को, और उसके बाद अपने भाई को धोखे से मार दिया। ये एक हिसाब से भले ये सुनने में बुरा लग रहा हो, पर ये रणनीति ही तो है। पहले दुश्मन का दुश्मन भाई होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो मुराद और ये मिलके कहते हैं कि हाँ अपन दोनों को हराएंगे, फिर अपन दोनों राज करेंगे। ये मुराद से बोला, पर उन दोनों को जैसी हराया मुराद को भी निपटा दिया। ये कोई मूवी स्क्रिप्ट है जैसी लग रही है, पर ये रियल की घटना है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन सभी युद्धों की जानकारी हमें कैसे मिलती है, कैसे पता चलता है किसने किसको मारा, हम तो थे नहीं, वो पता चलता है बर्निया से। इसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि फ्रांसीसी यात्री था ये बर्निया, और इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था आंखों देखा हाल। बुक के नाम से ही आप समझ गए होंगे बुक की क्या खासियत थी। बर्निया इसी समय आया था जब शाहजहां के आखिरी समय में, जब
वो बीमार था और इन राजकुमारों में आंतरिक कलह और युद्ध चल रहा था। तो उस समय का आंखों देखा हाल, बुक का टाइटल ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये सारी बातें हमें इस स्रोत से पता चलती हैं, बर्निया फ्रांसीसी यात्री के ब्लॉग से। वो ब्लॉगर, मैं कहता ही हूँ विदेशी यात्रियों को ब्लॉगर्स। उसके बाद बात करें औरंगजेब, टेंटन, ये राजा बनता है और ये राजा कब तक रहता है, 1658 से 1657 में बीमार हुआ था शाहजहां, और 1666 में प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है लगभग 9 साल तक बेचारा कैद में रहा और फिर मर गया। कहते हैं शाहजहां को ना उसके नौकरों ने दफनाया था। सोचो, कोई परिवार सदस्य ने, कोई किसी से मिलने नहीं दिया औरंगजेब ने। जब वो मर गया ऐसे बंधे बंधे क्या कहते हैं कैद खाने में लटके लटके मर गया, तब उसके नौकरों ने उसको, जब स्मेल आने लगती ना बॉडी, तब उसको वहीं दफना दिया। ये हुआ था शाहजहां के साथ। खैर आगे आते हैं औरंगजेब के। औरंगजेब के कई उपनाम भी थे, जिसको जैसे कि उसको आलमगीर कहते हैं। ये यूपीएससी ये सब नहीं पूछता उपाधि को, वो तो कॉन्सेप्ट बेस सवाल पूछता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके और उसमें क्या समानता थी, आपको क्या लगता है कि ऐसा कारण क्या हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। मीन्स ये वाले सफलता के क्या कारण रहे होंगे, ये पूछते हैं स्टेट पीएससी में। पर अपने काम के तो है, समझना तो है अपन को सब इजी वे में। आलमगीरपुर, इसका मतलब होता है विश्व विजेता, इसने उपाधि दी। उसके बाद इसको जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर क्यों कहते थे, क्योंकि एक तो सादगी भरा जीवन जीता था। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, ये जितना सुनने में कट्टर लग रहा है उतना बहुत सादा व्यक्ति था, सादा सिंपल वाला। इवन जब ये मरा तो इसने अपनी कब्र, औरंगजेब की सबसे घटिया कब्र है मकबरा सबसे देखने वाइज, लुक वाइज सबसे घटिया है, क्योंकि इसने अपने मरण और इसी के समय पर सबसे बड़ा साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, अपने एकदम पीक पर था औरंगजेब के समय पर जब ये मरा तो इसका मकबरा केवल उन पैसों से बना था जो पैसे इसने टोपी सीकर कमाए थे और कुरान लिखकर उनको बेचकर फिर कमाए थे। मात्र चंद पैसों से इसने अपना मकबरा बनवाया था। ये इसकी लास्ट इच्छा थी एक्चुअली। जबकि इसके समय पर मुगल काल का सबसे टॉप पीक का पैसा, टॉप पीक का स्थापत्य कला, पीक का विस्तार इतना, इसके समय कई सूबे हो गए थे, जबकि अकबर के समय मात्र 15 सूबे थे। तो सोच, सूबे मतलब राज्य। पर फिर भी अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध था। और ये एक कट्टर इस्लामी था, जैसे कट्टर हिंदू होता है, कट्टर मुस्लिम होते हैं, वैसे कट्टर इस्लामी था। इसलिए इसको जिंदा पीर कहा गया है। एक तो सादगी भरा जीवन जीते, पीर मतलब संत साधु वैसा। और ये खुद अपने आप में कुशल वीणा वादक था। वीणा बजती ना, वो ऐसे कर टिंग 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 वैसा वाला। जबकि इसको संगीत, डांस और ये सब बिल्कुल पसंद नहीं थे, भले ही खुद अच्छा बजा लेता था। तो इसके सबसे पहले अपन धार्मिक पक्ष की बात करते हैं। धार्मिक पक्ष में सबसे पहले तो बात करें जजिया कर की। जजिया कर मतलब हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था, जिसको अकबर ने बंद कर दिया था। इसने फिर से लगाना चालू कर दिया कि धर्म पर वो लगेगा कर हिंदुओं पर। अकबर ने हटाया था, उसको याद रखिएगा, हटाया किसने और लगाया किसने पुनः। ठीक, आगे चल के फिर इसको हटा देते हैं उत्तर मुगल काल में एक राजा। उसके बाद बात करें, इसने तीर्थ यात्रा कर फिर लगा दिया था, जो कि अकबर ने हटाया था। अगली बात करें, इसने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसको मुहत्सिब कहते थे। मुहत्सिब अधिकारी था एक, जो क्या करता था, समाज में जो सरिया कानून औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिए थे, इस्लामी कानून, सरिया कानून, बहुत कट्टर कानून होते हैं वो, उनको लागू करवाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिया था कि समाज में वो कानून लागू हों, लोग उनका पालन करें, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। उसका एक अधिकारी था जिसको मुहत्सिब कहते थे, और इसने बहुत हत्याएं करी थी। उसके बाद इसने कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप दरबार में संगीत नहीं बजेंगे, दरबार में नृत्य नहीं होगा, ज्योतिष के क्षेत्र में कोई खोजबीन नहीं होगी, कोई झरोखा दर्शन नहीं होगा। झरोखा दर्शन मतलब तीर्थ यात्राओं पर जाना और ऐसी बाकी चीज़ें। और सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाएगा, कलमा खुदवाना बंद कर दिया था सिक्कों पर, जो उकेरा जाता है ना, क्योंकि उसको लगता था कि जब ये सिक्के गिरते हैं तो लोगों के पैर में पड़ते हैं, वैसा कुछ। तो कुरान कलमा नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद उसने पब्लिक प्लेस पर होली, दिवाली वगैरह मनाना बंद कर दिया था। ये देखो, दरबार में संगीत बंद, नृत्य पर बंद, प्रतिबंध, ज्योतिष, झरोखा दर्शन, सिक्कों पर कलमा खुदवाना और पब्लिक प्लेस पर होली दिवाली खेलना, कोई भी त्योहार अदर देन मुस्लिम, सारे बंद कर दिए थे। इतने सारे प्रतिबंध लगाए थे। ये पूछा जाता है स्टेट पीएससी में कई बार, या फिर ये क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ऐसा क्या था जो बंद नहीं किया, या ऐसा क्या था जो बंद किया था। इस टाइप में याद रखिएगा। मुहत्सिब अधिकारी पूछा गया है, तो ये हो सकता है बाकी सर्विसेज में भी पूछ ले। ठीक, और किसने पुनः लगाया ये भी पूछा गया है, तीर्थ यात्रा करो ये वाला। उसके बाद मंदिर तोड़वा दिए थे इसने। हाँ, इसने मंदिर तोड़वाए थे दो। तो अब
स्रोतों से दो ही पता चले, हो सकता कम या ज़्यादा और करे हों, ज़्यादा ही किए होंगे। क्या थे, एक तो बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वर्ल्ड फेमस मंदिर, अब सभी अपन जानते हैं, वो तोड़वाया था इसने, और दूसरा मथुरा का केशव राय मंदिर, इसको तोड़वा दिया था, सारा खजाना लूट के और बाकी का तोड़ दिया था। इसके बाद इस औरंगजेब के बारे में अपन अगली स्लाइड में देखते हैं। तो आगे बात करते हैं इनके विद्रोह और युद्ध की। तो सबसे पहले इसने इसके समय इसने बीजापुर जीता, जो कि जब ये सामंत था दक्षिण का तब जीत नहीं पा रहा था, तो राजा बनते ही अपनी क्या कहते हैं वो ड्रीम कम ट्रू करना वो किया, बीजापुर जीता, गोलकुंडा जीता। इस समय आप इसके पहले की वीडियो मैंने विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया है, तो इस समय विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आपस में लड़के खत्म होने लगे थे। उसके बाद मुगल दक्षिण में स्थापत्य जमा पाए, वो मुगल और औरंगजेब ही था जिसने गोलकुंडा और बीजापुर, ये बहमनी के हिस्से हैं, वो जीत लिए थे। और इन्हीं सब के चलते फिर उसके सूबे बढ़ गए थे, जिससे मुगल काल अपने पीक पर पहुंचा था। 1686 में गोलकुंडा बीजापुर और गोलकुंडा जीता था 87 में। उसके बाद मराठा संघर्ष जिसके अपन जब मराठा काल पढ़ेंगे तब बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी उतना जितना औरंगजेब के लिए काम का है वो पढ़ लेते हैं। इसके शिवाजी महाराज से लगातार युद्ध होते रहते हैं, जो कि अपन जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है वो भी जानता है, जिसमें 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, और औरंगजेब ने क्या कहते हैं शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया था और धोखे से बंदी बनाना चाहा था, और शिवाजी फिर फूलों की टोकरी में छुप के भाग गए थे। ये सब स्टोरी है पुरंदर की संधि की। और 1689 में शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी, जिनकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। काफ़ी गुस्सा हुआ था, जो गुस्सा हुए थे शिवाजी महाराज, वो स्टोरी अलग है, हालांकि पूछी नहीं जाती। उसके बाद बात करें जाट विद्रोह की। जाट विद्रोह में औरंगजेब ने की नीतियों से परेशान होकर ये प्रतिबंध वो प्रतिबंध, हिंदी त्यौहार नहीं मना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इन सबसे प्रति होकर और कर भी 50% आय का जो कि शाहजहाँ ने लगाया था वो इसने कंटिन्यू रखा। पूरी आय का 50% सरकार ले जाती थी, मतलब औरंगजेब के खाते में जाता था, ऊपर से इतनी सारी पाबंदियां भी। तो जाट विद्रोह नॉर्थ में होने लग गए थे, जिनसे परेशान होकर पहले गोकुल उन विद्रोहियों का लीडर था, और वो उसको मार दिया, तो अगला लीडर बन गया राजा राम। इन सब ने विद्रोह जारी रखा, जाट विद्रोह ने, ठीक है। जाट विद्रोह औरंगजेब के समय पर, जब जाट विद्रोह चल रहा था उसी समय सतनामी विद्रोह चल रहा था। सतनामी क्या है, हरियाणा के नारनौल, ठीक है, जो कि हरियाणा में है, नारनौल जगह, वहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया था। एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा, ऊपर से ज़मीन भी उपजाऊ नहीं, नहर भी नहीं चल रही थी जो जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी, और ये ज़्यादातर सांप्रदायिक और राजनीतिक मुद्दों पर ये विद्रोह होता था। किसानी तो ठीक है, टैक्स ले रहे हैं, सभी जगह ले रहे हैं, पर ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी भी साम्राज्य या राजा के लिए ठीक नहीं होता उसकी प्रजा की तरफ से, जो कि औरंगजेब करता रहता था। और राजनीतिक मुद्दे थे, कई सारे प्रतिबंध लगे थे, उस वजह से सतनामी विद्रोह ये सिखों का था। आगे सिखों का एक इस अलग से विद्रोह होता है, जाट विद्रोह, ये सब आप याद रखिएगा किसका किस बारे में है, औरंगजेब की नीतियों से रिलेटेड ही हैं दोनों। उसके बाद बात करें सिख विद्रोह की। औरंगजेब ने क्या किया था, नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी 1675 में। स्टेट पीएससी ये 1675 पूछते हैं। नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तो इसके बाद जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर ली, जिनका उद्देश्य ही मुगल साम्राज्य या फिर इन सबसे लड़ना था। इससे सिख और मुगल संबंध बहुत बुरी तरह बिगड़ गए थे। कहाँ गए, सिख और मुगल संबंध ये बहुत बुरी तरह बिगड़ गए थे इनकी, क्योंकि हत्या करवा दी जबरदस्ती, क्योंकि नहीं मान रहे थे तेग बहादुर इन प्रतिबंधों को, तो औरंगजेब ने इनको निपटा दिया। उससे क्या होगा, एक तो संबंध बिगड़, जो कि अकबर सबसे संबंध बना रहा था, इतने सबसे बिगाड़ लिए। और इससे क्या हुआ, 10वें गुरु तेग बहादुर ने सीधा खालसा पंथ की ही स्थापना कर दी। सिख संप्रदाय पढ़ेंगे तब इसमें अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बात करें इसके प्रशासनिक पक्ष की, जिसमें इसके समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। हालांकि ये एक तरीके का टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि ये एक तरीके का विरोधाभास भी है कि कैसे अगर ये कट्टर मुस्लिम था तो कैसे इतने ज़्यादा हिंदू थे। 30%, मतलब 100 सूबों में से, मतलब 100 सूबे तो नहीं थे, 21 सूबे थे टोटल, जैसे 10 में से 3.5 लोग हिंदू थे इसके सूबों में, ऐसा ये कहना चाह रहा था। 33% मनसबदार हिंदू थे।
साम्राज्य विस्तार की बात करें, मुगल साम्राज्य इस समय अपने एकदम चरम पर पहुंच गया था। मतलब सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में औरंगजेब के समय पर ही था। उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक, मतलब ये अपना अगर अपन प्यारा सा भारत बनाए तो कावेरी नदी यहाँ बहती है और काबुल यहाँ है, मतलब ये पूरा इंडिया, ये यहाँ से बंगाल तक पूरा ये इंडिया मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। उसके बाद बात करें तो कुल कितने सूबे कर लिए थे इन्होंने। अकबर के समय पर 12 सूबे थे जब इसने बंटवारा किया। उसके बाद 3 क्षेत्र जीत लिए थे इसने, अहमदनगर, खानदेश और बरार, तो हो गए थे टोटल 15 सूबे थे अकबर के समय। और उसके बाद जहांगीर के समय सूबे नहीं बढ़े, शाहजहां के समय सूबे नहीं बढ़े, सीधे बढ़े औरंगजेब के समय सर्वाधिक हो गए थे 21 सूबे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उल्टा शाहजहां के समय तो 2-3 सूबे अपन खो गए थे, पर्सिया के एक राजा ने हमला किया था। तो उसके बाद स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला में सबसे ये बहुत ज़्यादा सादगी वाला व्यक्ति था, जैसा कि मैंने आपको बताया कट्टर इस्लामी था, सादगी पसंद करने वाला व्यक्ति था। तो बहुत ज़्यादा स्थापत्य और संगीत तो उसने वैसे ही मना कर दिया, तो बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है किसने बनाया है। हालांकि अपनी बीवी के लिए तो बनवाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, मरता क्या ना करता। सोचो बीवी सादगी वाले व्यक्ति से भी खर्चा करवा ही देती। तो पहले बीवी का मकबरा देखें जो कि औरंगाबाद में था, औरंगाबाद में है सॉरी, और इसको द्वितीय ताजमहल या फिर ताजमहल की नकल कहा जाता है, नकली ताजमहल कहा जाता है, जो कि इसने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। वो बीवी कौन थी? वो बेगम थी रबिया उल दुरानी। ठीक है, रबिया उल दुरानी उन बेगम का नाम था, जिसकी याद में मोती का मकबरा, बीवी का मकबरा बनाया हुआ है। अगली बात करें, इसने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद बनवा दी थी, और ये बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद संगमरमर की बनी मूर्ति थी। काफ़ी अच्छा लगती है ये देखने में, मोती मस्जिद। उसके बाद बात करें बादशाही मस्जिद की, जो कि लाहौर में स्थित है, और ये उस समय की सबसे बड़ी मस्जिद थी। आपको फोटो में दिख रही होगी, उस समय की बहुत बड़ी मस्जिद है ये लिटरली। उसके बाद बात करें औरंगजेब के पतन के क्या कारण थे, क्या कारण से औरंगजेब धीरे धीरे ये अपने जो पीक पर था मुगल साम्राज्य पर, उसी सेम समय में चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे। तो देख लेते हैं क्या है। पहला तो अकबर के विपरीत इसने काम किए। क्या? अकबर चला रहा था मैत्रीपूर्ण संबंध सबसे राजपूतों से। मैंने आपको अकबर पढ़ाते समय बताया भी था वीडियो में। अकबर ने ये तय कर लिया था कि मुझे अगर भारत जीतना है तो मुझे राजपूतों का साथ चाहिए। बिना राजपूतों के साथ कि मैं कितना भी पैसा, कितना भी सेना खर्च कर दूं, मैं भारत नहीं जीत पाऊंगा जब तक भारत में राजपूत हैं। तो हेड्स ऑफ टू राजपूतों पर इसने ये समझदारी करी कि राजपूतों को साथ लेकर चला, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया, वैवाहिक संबंध बनाए, उनको अपने क्षेत्र, अपने क्या कहते हैं प्रशासन में ऊंचे पद दिए। इसने कुछ नहीं किया, इसने तो उल्टा निकाला भी। तो अब अकबर के विपरीत अमैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। उसके बाद अत्यधिक विस्तार किया। ये भी ज़्यादा विस्तार करना भी एक बुरा हो जाता है, क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक साथ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उत्तर नहीं संभल रहा था, इसीलिए तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी। तो ये बार बार, और औरंगजेब बार बार ऊपर नीचे होता रहता, मतलब उत्तर में दिल्ली देखे, फिर दक्षिण मतलब मध्य भारत आए, तो बार बार आने जाने में दिक्कत और वो सारी चीज़ें। और वो उल्टा औरंगजेब क्या दक्षिण का सामंत था, तो उसको दक्षिण के क्षेत्र जीतने का ज़्यादा वो मचा रहता था। देखो बीजापुर, गोलकुंडा, दक्षिण भारत मतलब उस समय का मक्कन दक्कन वाला क्षेत्र, ये जीतने में लगा रहता था ज़्यादा ध्यान, क्योंकि वो पर्सनल ईगो क्लैश हो जाता है ना, क्योंकि वहीं का सामंत रहा है छोटे से। तो जैसे ही राजा बनता है तो वो एक रहता है ना ईगो कि मुझे इनको तो जीतना ही है, अब तो मैं राजा बन गया हूँ। तो उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च किया इसने, जो कि अगली पॉइंट है कि लगातार युद्ध से राजकोष बहुत नष्ट हुआ। ये विद्रोह दबा रहे, वो कर रहे, सेना भेजना, उसको रसद पहुंचाना, हर युद्ध में बड़े बड़े तोपखाने चलाना उस समय बहुत कठिन काम था, बहुत तो खर्चीला होता था, और तोपखाने औरंगजेब को चलाने आते थे। उसके बाद इसकी दमनकारी नीति, ये मत करो, वो मत करो, ये प्रतिबंध, वो प्रतिबंध, ये पाबंदियाँ अपन ने भी सारी देखी हैं। उन पाबंदियों से जनता में क्रोध भी आया था, और हर विद्रोह को ये बस कुचलना जानता था, शांत करना नहीं। कोई भी विद्रोह कैसे शांत किया जाता है, कैसे आराम से दबाया जाता है, कैसे मनमुटाव मिटाए जाते हैं, ये अकबर बहुत अच्छे से जानता था। उसके बाद बात करें इसकी मृत्यु कैसे हुई। इसकी मृत्यु कैसी नहीं हुई, केवल बुढ़ापे से मरा है, ना इसको किसी ने मारा, ना इसको बीमारी थी। 1707 में 89 उम्र तक जीने के बाद खुलदाबाद, यानी कि आज का दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में, वहीं रहता था ये। भले दिल्ली में इसका वो था, जब ये अंतिम समय में इसने वहीं रहना पसंद किया जहाँ इसने जीवन भर संघर्ष किया है। वो भी कौन सा? मुगल साम्राज्य का दक्षिण हिस्सा, मतलब दक्कन वाला क्षेत्र, मध्य भारत आज का हिस्सा। इसकी बात करें तो वहीं ये रहा है, महाराष्ट्र के दौलताबाद में। 89 वर्ष की आयु में ये
शांत हो गया और अपने अंतिम पत्र जो इसने लिखे थे, सादगी वाला व्यक्ति था, इसने अंतिम पत्र में स्वयं को एक असफल शासक कहा है कि मैं सफल शासक नहीं हूँ। जबकि मुगल काल अपने पीक पर था इस समय, और ये बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा भी नहीं करता था, तो पैसे के मामले में मुगल बहुत ऊपर था, भले ही राजकोट धीरे धीरे निपटने लग गया था। उसके बाद इसकी कब्र को कच्ची कब्र कहा जाता है, और ये थी भी एक्चुअल में कच्ची कब्र। सबसे इतिहास के सबसे अमीर राजाओं में से एक की कब्र कच्ची कब्र है। बहुत अजीब सी आप फोटो में देख रहे होंगे, क्योंकि उसकी कब्र में पैसा जो लगा था, उसका पैसा इसने स्वयं अपनी टोपियों को सिलकर और कुरान लिखकर जो पैसे कमाए थे उससे कब्र बनाई थी। राज क्या कहते हैं उसको, राजकोष का उसने एक भी रुपए नहीं लिया था। इतना सिंपल आदमी था, इसलिए तो जिंदा पीर कहते थे। कट्टर मुस्लिम था, इसलिए थोड़ी सी हरकतें उल्टी सीधी कर देता था। तो ये रहा है पूरा औरंगजेब के बारे में 1707 तक। इसके बाद के शासक कोई लंपट मूर्ख, कोई नशे वशे में डूबा रहने वाला, ऐसे शासक आए हैं, उसको उत्तर मुगल काल कहते हैं। उत्तर मुगल काल एक्चुअल में बहुत मुगल काल का पतन वाला फेज तो है ही, पर उसके साथ ही नए युग की शुरुआत वाला फेज भी है, जैसे मध्यकाल और प्राचीन काल, एंशिएंट और मिडिवल, इसके बीच का ट्रांजिशनल पीरियड है। तो वो पतन भी होता है, पर एक्चुअल में ट्रांजिशन, कुछ पतन, कुछ निर्माण, कुछ विनिर्माण, ऐसा चलता रहता है। तो अब अगली वीडियो में अपन उत्तर मुगल काल देखेंगे, और उस समय के और औरंगजेब के बाद के राजा कैसे रहे, इस यूपीएससी और स्टेट पीएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से विद्रोह रहे, कौन से नए राज्य उभरे, इन राज्यों का पतन कैसे हुआ, अंग्रेज कैसे आए, इन सब पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। ट्यूटर इन साइनिंग ऑफ।